हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरेन्द्र पांडे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसिडी की स्ट्रेंथ के और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आज के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो एसिडी की स्ट्रेंथ पे होने वाले हैं। तो अगर हम लोग डिस्कस करें एसिडी की स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये एसिडी की स्ट्रेंथ क्या होता है। सबसे पहली बात होगी एसिड क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ किसकी पढ़नी है, एसिड की। तो एसिड पता होना चाहिए, ठीक। अब हमारे पास क्या है, तीन अलग अलग डेफिनेशंस दिए गए हैं एसिड के लिए। सबसे पहला डेफिनेशन दिया गया था आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, या आर्हेनियस एसिड्स की बात करें तो आर्हेनियस एसिड्स की बात करेंगे तो जो भी सबस्टांस एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, आर्हेनियस एसिड कहा जाता है। तो रिलीजेस H+ आयन इनटू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो H+ आयन लूज करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, आर्हेनियस एसिड कहा जाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने पुराने एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, H+Cl-, ऐसे HI है H+I-, एसिटिक एसिड है CH3COO-, तो ये सब क्या होंगे, आर्हेनियस एसिड्स हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आती है थ्योरी लॉरी एंड ब्राउनस्टेड की थ्योरी। तो इनका कहना था जो भी स्पीशीज प्रोटॉन डोनेट करेगी उनको क्या कहा जाएगा, एसिड कहा जाएगा। इनके हिसाब से जो प्रोटॉन डोनर्स है वो क्या है, एसिड है। सेम एग्जांपल आप लोग ट्रीट कर सकते हो। तीसरा थ्योरी था हम लोगों का लिविस एसिड्स। इनका कहना था कि जो भी सबस्टांस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उनको क्या कहा जाएगा, लिविस एसिड कहा जाएगा। तो इनके हिसाब से जो लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज होते हैं, ये क्विक रिवीजन है हम लोगों का, जो लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लुविस एसिड कहा जाता है। जैसे अगर अपने पास BF3 हो गया और यहां पे अपने पास अमोनिया हो गया, अब इस अमोनिया के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये खाली डब्बा और ये अमीर आदमी, क्या होगा, दोनों में इंटरेक्शन होगा। इसको लोन पेयर चाहिए और इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसको डोनेट करेगा। तो ये जो स्पीशीज है हम लोगों की जिसने लोन पेयर लिया, इसको क्या कहा जाएगा, लिविस एसिड कहा जाएगा। और जिसने लोन पेयर डोनेट किया उसको क्या कहा जाएगा, लुविस बेस कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो एसिड नाम लेने से आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब उसमें खास तौर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें से कोई एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। तो एसिड्स के केस में अगर बात होगी तो हम एक सैंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए HA का। इसको हम लोग एसिड अज्यूम करेंगे और ये डिसोसिएट होगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, H+ बनेगा और A- बनेगा, ठीक। तो बात हो रही है एसिड के स्ट्रेंथ की, एसिड के स्ट्रेंथ की। तो यहां एसिड के स्ट्रेंथ से क्या मतलब है, एसिड के स्ट्रेंथ से मतलब है कि जो भी हमारा सबस्टांस है वो H+ कितनी आसानी से दे रहा है। जितनी आसानी से वो H+ देगा एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होने वाली है, ठीक। या दूसरा तरीका इसको समझने का, H+ देने के बाद जो स्पीशीज बचा हुआ है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। तो एसिड की स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया, HA बॉन्ड का आसानी से टूटना और A- का आसानी से बनना। मतलब ये जो बॉन्ड है या तो ये आसानी से टूट जाए, पहली चीज, और दूसरी बात ये जो स्पीशीज बना है हम लोगों का ये स्टेबल हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सिर्फ हमको ये दो बातें देखनी है, वो कैसे स्टेबल होगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा,
बॉन्ड टूटने की बात होगी, उसके स्ट्रेंथ की बात होगी तो केमिकल बॉन्डिंग। अगर A- की स्टेबिलिटी की बात होगी तो स्टेबिलिटी के लिए जो फैक्टर पढ़ाए गए हैं उसकी बात होगी। ठीक, अब तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ये बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा, HA बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी कम, और इस बॉन्ड की एनर्जी जितनी कम होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। दूसरी बात यहां पे होगी स्टेबिलिटी ऑफ A-, यानी कि A- की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, या ऐसे कह सकते हो कि H के जाने के बाद A- जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड की स्ट्रेंथ उतना अच्छा होगा। अच्छा, सबसे पहले तो H जा रहा है, तो कभी कभी क्या होगा आपके पास कि H के जाने की टेंडेंसी को भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। H जाएगा तब तो A- बनेगा, तो मतलब H का जाना भी हमारे स्टडी का एक पार्ट है। ठीक, वहां से भी क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। तो यहां पे क्या होगा, हाँ अब एक चीज और समझना है, तो एक फैक्टर हम लोगों का जो है कभी कभी प्रॉब्लम्स में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। मतलब अगर H ने उसी कंपाउंड के अंदर किसी और एलिमेंट के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो वो H आसानी से जाने वाला नहीं है। या कभी कभी क्या होगा, H के जाने के बाद जो एनायन होगा वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पे इस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का डेवलप हो रहा है कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे और क्या क्या करेंगे उसके लिए। जैसे ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। बाकी कभी कभी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। जैसे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में एक टर्म डिफाइन करते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैसे डिफाइन होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हम लोग लिखते थे और जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था उसको पावर लगा देते थे और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते थे और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उसके पावर लगा देते थे। ठीक, ये तो हमारे पास हो गया। अब ये जो Ke है मैथमेटिकली यही मेजर करता है कि हमारा एसिड स्ट्रांग है कि वीक है। अब एसिड की जो स्ट्रेंथ है मैथमेटिकली, जो एसिड की स्ट्रेंथ है यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हमको दो एसिड्स के Ka के बारे में पता है तो जिसका Ka ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। बट हमको मैथमेटिकली नहीं कंपेयर करना, हमको थ्योरेटिकली कंपेयर करना है। अब ये K किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये K A- और H+ के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। H+ तो सब में कॉमन होगा, A- सब में डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि A- का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा K की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और A- का कंसंट्रेशन तब ज्यादा होगा जब A- की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ A- के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ A- के ऊपर। अच्छा, तो एक टर्म तो यहां से ये पूछा जाता है Ka के बारे में। एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाता है कभी कभी कि पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ सकता है, फिर Ka का ऑर्डर पूछ सकता है, फिर एक टर्म और हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं pKa इज इक्वल टू। तो कभी भी केमिस्ट्री में P ऑफ एनीथिंग के बारे में आपको लिखा हुआ मिले तो आप उसको क्या कहेंगे, माइनस लॉग ऑफ दैट थिंग। जैसे pKa तो क्या पढ़ेंगे इसको, माइनस लॉग ऑफ Ka। pKb माइनस लॉग ऑफ Kb, ठीक है ना। pH माइनस लॉग ऑफ H+, pOH माइनस लॉग ऑफ OH-, pKw माइनस लॉग ऑफ Kw, ठीक है ना। तो कभी भी P ऑफ एनीथिंग लिखा हुआ है तो केमिस्ट्री में उसको क्या लिखते हैं, माइनस लॉग ऑफ दैट थिंग। क्लियर, P ऑफ X लिखा हुआ है तो माइनस लॉग ऑफ X। अब एक चीज समझो, अगर आप लोगों से कहा जाए कि किसी एसिड के लिए Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो
माइनस लॉग ऑफ के भी क्या होगा उसके लिए बहुत ज्यादा होगा, सॉरी लॉग ऑफ के भी क्या होगा उसके लिए बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर माइनस साइन लगा दोगे तो उसकी वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जिसके लिए के ज्यादा हो, ये पूरा टर्म क्या है, पीके है, यानी कि ये भी कम हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या समझ में आता है कि जिसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी उस एसिड के लिए जो पीके होगा हम लोगों का वो क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो फाइनली हमको एक बात समझ में आई कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, के ए के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पी के ए के। तो क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं, किसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो, किसी क्वेश्चन में पूछेगा के ए का ऑर्डर लिखो, किसी क्वेश्चन में पूछेगा पी के ए का ऑर्डर लिखो। तो सबसे पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या सोचेंगे, H+ का निकलना। H+ के निकलने के लिए क्या जरूरत होगी, बॉन्ड की जरूरत होगी, तो हम बॉन्ड को चेक करेंगे। अच्छा वो निकल गया, कभी कभी ऐसा होगा कि सब में बराबर निकल रहा है, तो वो निकल गया तो एक स्पीसीज बनी A-। ये अगर ये हमारे पास एसिड है, अगर आप इसको एसिड बोल पा रहे हैं तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। किसी भी एसिड से अगर आप एक H निकालते हैं तो जो भी स्पीसीज प्रोड्यूस होगी एनायनिक स्पीसीज वो क्या कहलाएगी, उसका कंजुगेट बेस कहलाएगी। और वो पहले से कैटायनिक है तो न्यूट्रल बनेगा, जैसे NH4+ है, अब वो H+ देगा तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। मतलब किसी भी सबस्टांस से आप H+ निकालते हो तो ये हमारा सबस्टांस X है जिसने H+ दिया, और ये सबस्टांस Y है जो बना, तो X क्या होगा, ये हमारा एसिड होगा, और Y क्या होगा, उसी एसिड का कंजुगेट बेस होगा। तो एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी जाती है कि किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस अगर स्टेबल है तो उस एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब अब 2-3 फैक्टर्स हमारे दिमाग में आएंगे, पहला H आसानी से निकल जाए, दूसरा A- स्टेबलाइज हो जाए, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी फैक्टर कभी कभी दिमाग में रखना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए एक बात तो हमको समझ में आई, बॉन्ड एनर्जी वाली, और दूसरी बात समझ में आई एनायन की स्टेबिलिटी वाली। तो अगर हम एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने पढ़ रखा है कि जो एनायन होते हैं निगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, और निगेटिव चार्ज स्पीसीज में जो निगेटिव चार्ज है ये सारी परेशानी का जड़ है। अगर ये निगेटिव चार्ज कम होगा तो उस एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये कम होगा कैसे, तो सबसे पहला पैरामीटर होता है हम लोगों का, अगर डिफरेंट एटम्स हैं, मतलब ये जो A है वो डिफरेंट एटम्स है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, डिफरेंट एटम्स हैं, तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसमें भी 2 पार्ट है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इफ एटम्स आर ऑफ सेम पीरियड या एटम्स बिलोंग्स टू सेम पीरियड, if atoms belongs to same period, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर रहे हैं जिसमें निगेटिव चार्ज अलग अलग एटम के ऊपर आया और वो एटम एक ही पीरियड के एटम है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पे एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और हमको एक बात यह भी पता है कि निगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। दूसरी बात, अगर इफ एटम्स बिलोंग्स टू डिफरेंट पीरियड, या कह सकते हो सेम ग्रुप हो, अगर एटम डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं या सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वहां पे जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, साइज के।
उस एटम का साइज जितना ज्यादा होगा उस एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ज्यादा, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज क्या होगा उसके सरफेस पे पूरा क्या होगा डिस्पर्ज हो जाएगा। और डिस्पर्जन चार्ज का जितना ज्यादा होगा, दुख तनाव टेंशन का डिस्पर्जन जितना ज्यादा होगा, जितना शेयर करेंगे स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ज्यादा। और अगर सेम एटम की बात हो रही है, ये कुछ जनरल रूल्स हैं, अगर सेम एटम्स की बात हो रही है तो वहां पे क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये कोर कंसेप्ट है आप लोगों का जिससे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अगर इस A माइनस के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, इस A माइनस के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, -R -H -I कुछ भी लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, यानी कि इसका जो दुख है उसके दुख को वो कम कर रहा है। और दुख को कम करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है, कोई ग्रुप लगता है, तो स्टेबिलिटी हमारी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक। और अगर इस A माइनस के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, इस A माइनस के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया दुख से, यहां के केस में तो यहां पे क्या होगा, दुख बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो एनायन की स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और स्टेबिलिटी घटेगी तो जो एसिड का स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगा, घटेगा। तो ये जो कुछ भी है एक आपके पास बेसिक बैकग्राउंड हो गया सारे एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और इसकी बेसिस पे आप प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। चलो कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेते हैं, बहुत छोटे छोटे। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम, बहुत फेमस प्रॉब्लम, HI HBr HCl और HF। अब इनमें ध्यान से आप देखेंगे तो सबसे अच्छी बॉन्ड एनर्जी किसकी है, HF की। स्मॉलर साइज एटम अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, लार्जर साइज एटम बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो यहां पे बॉन्ड की एनर्जी कम है, यानी कि बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन दूसरा तरीका भी है हमारे पास, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। ठीक है, ये 4 स्पीशीज हमारे पास हो गए। अब इनमें आप देखोगे I माइनस का साइज बहुत बड़ा है, Br माइनस का उससे छोटा, Cl माइनस का उससे छोटा, F माइनस का सबसे छोटा। अब ये निगेटिव चार्ज एक तरह से अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें, जितना ज्यादा डिस्पर्ज हो रहा है, चार्ज तो सेम है और साइज अलग अलग है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, रिपल्सन ज्यादा होगा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। अच्छा, दूसरा अगर अपने पास एक और एग्जांपल ले लिया जाए, CH4 NH3 H2O HF, ये इनका एग्जांपल ले लिया गया। तो क्या करना है, सर पढ़ाए थे, अगर बॉन्ड एनर्जी कम समझ में आती है तो हाइड्रोजन रिलीज कर दो, और अगर हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो एनायन बनेगा, और अगर एनायन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी होगी, और उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज से। सेम ग्रुप का क्वेश्चन हुआ तो साइज फैक्टर, डिफरेंट मतलब एक पीरियड का क्वेश्चन हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। तो ये क्वेश्चन कहां का है, एक पीरियड का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, सबसे कम कार्बन की। तो नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, F माइनस की। तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, HF का। ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब आगे बात करें हम लोग तीसरे पॉइंट की, तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो अपनी सीट में मेंशन हैं।
तो कहीं ना कहीं हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी बस स्पीड अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, और एक अच्छा सा रिवीजन हो जा रहा है हम लोगों का सारे टॉपिक्स का, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल, अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो या तो किसी कार्बन से ना जुड़ा हो या तो किसी एक कार्बन से जुड़ा है, तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये OH ग्रुप है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़े हैं तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये OH ग्रुप है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं तो वो क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले H+ निकालेंगे यहां से, तो CH3 CH CH3 O- और यहां से क्या होगा, CH3C CH3 CH3 O-। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, एनायन तो बन गया, अब इस एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, तो ये ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, किसके थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ये ग्रुप भी पूरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी, जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगेगा। ये 3 तरफ से आ रहा और सब मिलके इसके पास जा रहे हैं, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम यहां पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, दुख। तो यहां दुख की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, टेंशन बहुत ज्यादा होने वाला है, तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और अगर यहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तो 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया, ठीक है। चौथा फैक्टर अगर हम लोग देखें यहां पे, ये अपने पास आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और ये अपने पास पैरानाइट्रोफिनॉल है। अब इनमें देखा जाए थोड़ा बहुत तो क्या होगा, अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। ठीक, ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, इस तरह का ये बॉन्ड बना के इसके साथ बैठा हुआ है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कंडीशन होता है जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या नॉन मेटल से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो उसके साथ कनेक्टेड हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यूजुअली sp कार्बन या समटाइम्स क्लोरीन। तो क्लोरीन के केस में ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन होता है कि चिलेशन होना चाहिए। चिलेशन का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन। जैसे जब इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्लोज रिंग का फॉर्मेशन हुआ है या रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। इसी को क्या कहा जाता है, चिलेटिंग रिंग कहा जाता है। तो अब यहां पे इस हाइड्रोजन को ये तो कोवैलेंट बॉन्ड से पकड़े हुआ है, एक और एडिशनल बॉन्ड आ गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी ठीक ठाक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इसके पास, यानी कि इसके निकलने की जो टेंडेंसी होगी वो घट जाएगी। वैसे हो क्या रहा था, यहां पे माइनस आता तो NO2 ग्रुप अपना -M लगाएगा और -I, भाई यहां निगेटिव चार्ज डेवलप होता, ये यहां आता, ये इसके पास जाता और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता। ठीक, और -I के थ्रू खींचता। सिमिलरली यहां पे अगर निगेटिव आता, ये डिलोकलाइज होता, यहां पे आता, फिर ये डिलोकलाइज होता, यहां पे आता, फिर ये डिलोकलाइज होता, यहां पे आता, तो ये भी -M लगा रहा है और उसके साथ साथ -I। -M या +M की बात करें, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, पास है दूर है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रेजोनेंस से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट पास में है तो ज्यादा लगेगा, दूर है तो कम लगेगा। तो इन फैक्टर्स को अगर देखोगे, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हम कह रहे हैं, अगर इससे देखोगे तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन एक एडिशनल फैक्टर आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट, ये सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक,
तो एक और अच्छा सा बैकग्राउंड हम लोगों का सेट हो रहा है जिससे हम एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब एक जनरल ऑर्डर की बात करें हम लोग, जनरल ऑर्डर मतलब ये है कि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। तो जनरल ऑर्डर हम लोगों का ये है, सबसे पहले लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, ये अपने पास सल्फोनिक एसिड आ गया। सल्फोनिक एसिड के बाद पिक्रिक एसिड, नाम सुना होगा आप लोगों ने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है फॉर्मिक एसिड। दरअसल ये क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के हैं, इस वजह से ये जनरल ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड के बाद बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के बाद बाकी जो बचे हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के बाद मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के बाद वाटर, वाटर के बाद जो हमारे जनरल अल्कोहल बचे, और अल्कोहल्स में भी क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। ये हम लोगों का एक इन जनरल ऑर्डर हो गया जिससे क्वेश्चंस थोड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। अब सर ये याद कैसे होगा, तो एक छोटा सा ट्रिक है आप लोगों के पास इसके लिए, बस पिक फैंसी बॉय, बस पिक फैंसी बॉय कैरी कार्बन ऑफ एक ग्रुप और छूटा हुआ है, कार्बोनिक एसिड के बाद फिनॉल आएगा हम लोगों के पास, यहां पे फिनॉल भी रहेगा। तो कार्बन ऑफ ऑल मिथाइल वाटर एंड एल्कोहल। तो क्या ट्रिक हम लोगों का, बस पिक फैंसी बॉय कैरी कार्बन ऑफ ऑल मिथाइल वाटर एंड एल्कोहल, मतलब ये जितने हैं ग्रुप ना, मिथाइल वाटर एल्कोहल, इन सबके कार्बन को पकड़ लो, बस पकड़ो। कौन पकड़ेगा, फैंसी बॉय क्या करेगा, सारे कार्बन को लेगा, किसके कार्बन को, मिथाइल वाटर एंड एल्कोहल, ठीक। तो अगर ये सीरीज आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ के प्रॉब्लम में बहुत सारी हेल्प होने वाली है। और एक छोटा सा पार्ट, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, टर्मिनल एल्काइन की। क्यों होगी, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो कितनी है 3.25। अच्छा हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं लेकिन ठीक है, इसी में इन भाई साहब को भी लगा देते हैं, है ना, थोड़ा सा आ जाएंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 हो गई। इसके बाद अपने पास एल्कीन आएगा, एल्कीन के बाद एल्केन आएगा, है ना। तो ये भी आप लोगों का छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये तीनों हाइड्रोकार्बन के पार्ट, अमोनिया थोड़ा बाहर से आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी एरायन की। एक ही पीरियड के एलिमेंट है, इस वजह से ऐसे सॉल्व कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये मोटी मोटा तौर पे एक शानदार सा आपके पास ऑर्डर हो गया, और अगर ये ऑर्डर आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाने वाले हैं। अच्छा इन सबके साथ एक लाइन भी आप लोगों को याद रखना होगा, जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन benzoic acid and meta para substituted, meta या para substituted benzoic acid, ठीक है।
तो ये भी साथ में याद रखिएगा, बुलेटिन पॉइंट्स टाइप का है कि कोई भी ग्रुप अगर उसके आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो उसके मेटा और पैरा वाले से ज्यादा होगी। क्योंकि होता क्या है कि COH ग्रुप में जो CO माइनस है वो जो ग्रुप लगेगा उसके साथ थोड़ा बहुत रिपल्सन करेगा और बेंजीन रिंग की प्लेन को छोड़ देगा, और उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस लग रहा था CO माइनस के ऊपर वो कम हो जाएगा या हट जाएगा पूरा, और उसकी वजह से जो उसकी स्टेबिलिटी घट रही थी अब वो नहीं घटेगी। अब सिर्फ बेंजीन का क्या लगेगा, फिनाइल ग्रुप का क्या लगेगा, -I लगेगा, और इस वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी होगी या ऐसे कह लो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो पाई कि थ्योरी रिवाइज कर लिया जाए, प्रॉपर तो नहीं रिवाइज कर सकते हैं इतने कम टाइम में, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन हम लोग इनका कर सकते हैं। तो सारे फंडामेंटल्स आपके सही हो गए। ठीक, एक बात और बोल के बस बता दे रहे हैं कि कभी भी कोई एसिड बेस रिएक्शन अगर आपका होता है तो इन जनरल जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रांग से वीक की तरफ होता है। मतलब अगर रिएक्टेंट स्ट्रांग एसिड है तो प्रोडक्ट वीक एसिड बनेगा, रिएक्टेंट स्ट्रांग बेस है तो प्रोडक्ट वीक बेस बनेगा, अदरवाइज वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा या स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। समझ में आ गई? तो किधर से किधर, स्ट्रांग से वीक, स्ट्रांग से वीक। क्यों स्ट्रांग से वीक? क्योंकि स्ट्रांग वाले बेताब रहते हैं किसके लिए, H देने के लिए, एसिड बनने के लिए। अच्छे एसिड है तो अच्छा H+ देंगे तो तुरंत उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो अनस्टेबल होते हैं। स्ट्रांग एसिड अनस्टेबल, वीक एसिड स्टेबल। तो स्टेबल से किधर की तरफ, सॉरी अनस्टेबल से किधर की तरफ जाएगा, स्टेबल की तरफ। तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, अच्छे से सब कुछ क्लियर है। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ये आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उनको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आंसर मैच करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तरीका क्या हम लोगों का, सबसे पहले सर हम उसका एनायन बनाएंगे, उस एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और वो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ऐसे यहां भी देखेंगे CH3CO, इसकी बात कर रहा है, CH2 CH माइनस CH2 CO CH3, और फाइनली इसकी बात कर रहा है। लिखना पड़ेगा आप लोगों को बेटा, आलस नहीं, अपने सीट पे, अपने रफ शिफ्ट पे इनको लिखेंगे अच्छे से। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों का, ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका थोड़ा बहुत -I लग रहा होगा, लेकिन यहां पे ये जो है रेजोनेंस का फेनोमेनन हो रहा है और चार्ज डिस्पर्ज हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्ज हो रहा है, और चार्ज अगर डिस्पर्ज होगा तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, चाहे वो रेडिकल्स हो। अगर वो एक स्मॉल स्पेस में है, जैसे अगर वो एक स्मॉल स्पेस में है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर वही एक लार्ज स्पेस में इस तरह से वो डिस्पर्ज हो जाए तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे अगर देखा जाए तो अब ये डिस्पर्ज हो गया। इसकी बात करें तो थोड़ा बहुत जो भी लग रहा है इनका बहुत दूर से -I लगना है, रेजोनेंस की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। और ये शानदार चीज है, हमने कहा था ना बाबा दादी दोनों खिलाने वाले हैं इस नेगेटिव चार्ज को। तो ये छोटा सा बच्चा है जो कब स्टेबल होगा, जब इसको खिलाने वाले होंगे, दुलारने वाले लोग होंगे। यहाँ कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, वो भी कौन, अच्छे लोग, ऑक्सीजन है। वो कहेगा यार तुम्हारे ऊपर नेगेटिव चार्ज लाओ हमारे पास, वो उसके पास जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तीसरा वाला, उससे कम कौन है, पहला वाला, सबसे कम कौन है, दूसरा वाला। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो देखो कोई ऑप्शन है इस तरह का, 3 1 2, बस हो गया। अब देख लो किसका किसका आंसर करेक्ट है। अब आगे अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ट्राई करिए। HOCN कह रहा है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दीज टू एसिड प्रोड्यूसेस। तो एक एसिड अपने पास ये है साइनिक एसिड, और दूसरा आपके पास आइसोसाइनिक एसिड है। ये अपने पास 2 एसिड है। अब सीधे भाषा में कह रहा है कि इनके कंजुगेट बेस के बारे में बताना है। तो H+ निकाल देंगे बिना शर्माए, और यहां से भी निकाल देंगे H+, नेगेटिव चार्ज कार्बन ऑक्सीजन।
हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे नहीं, क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि ये इसके पास आए। अब देखो इसका आरएस ड्रॉ करो, अगर आरएस ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा NCO माइनस। तो अब ध्यान से देखो ये और ये दोनों पार्ट क्या हो गए, आइडेंटिकल। ठीक है, ये तो हमारे पास फैक्ट मिला। तो कह रहा सेम एनायन, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई हाँ ठीक है, क्या कह रहा है, ये सेम एनायन है, ठीक है। फिर बोल रहा है डिफरेंट एनायन, नहीं भाई नहीं है, कैटायन तो ये है ही नहीं, कैटायन की तो बात ही नहीं होगी, एसिड है तो H+ रिलीज करेगा, कंजुगेट बेस बनेगा, वो एनायन होगा। ठीक, आंसर आया तो बहुत अच्छा। आगे मूव करते हैं। Which of the following reaction is are feasible? अच्छी बात, हमने क्या बोला था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि कोई भी अपने पास एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये जो होता है लेस स्टेबल होता है, ये अपना H+ देने के लिए उतावला रहता है, और ये जो होता है मोर स्टेबल होता है क्योंकि ये अपना H+ देने वाला नहीं है। तो कभी भी एसिड बेस रिएक्शन की बात होगी तो वो स्पॉन्टेनियस या फिजिबल तभी होगा जब वो किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना कंसेप्ट है। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। चलो क्या कह रहा है ये, सबसे पहले अपने पास CH3COOH है प्लस CH3COO माइनस Na+ है। तो क्या होगा, ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास एक बेस है, और एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, एसिड H+ देगा, बेस H+ लेगा। ठीक है, तो ये H+ दे दिया, CH3COO माइनस Na+ प्लस ये हो जाएगा, सॉरी ये दोनों एक है स्पीसीज, ये H है हम लोगों का, ये H है, HCOO माइनस, ये बेस 2 हो गया। तो यहां से CH3COO माइनस Na+ हो जाएगा और प्लस SCOOH हो जाएगा। अब अगर आप एक बार ट्रिक बोलना चाहें तो घर पे बैठ के बोल सकते हैं। क्या ट्रिक था, बस पिक फैंसी बॉय, क्या था, बस पिक फैंसी बॉय कैरी कार्बन ऑफ ऑल मिथाइल वाटर एंड एल्कोहल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फैंसी मतलब फार्मिक एसिड था और कैरी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो पहले आता है आपका फैंसी फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अगर कंपेयर करें तो ये ठहरा स्ट्रॉन्ग एसिड और उसके मुकाबले ये ठहरा वीक एसिड, और रिएक्शन जा रहा है वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, तो बात बनने वाली हाँ नहीं है। ठीक है, दूसरे पार्ट की बात करें, HC≡C माइनस Na+ और उसका रिएक्शन करा रहे हैं H2O के साथ। हम लोगों को क्या, हम लोगों को रिएक्शन कराने से मतलब है, ये क्या है अपने पास एसिड है और ये क्या है अपने पास बेस है। अच्छा, तो इधर अगर एक एसिड है तो इधर भी तो एक एसिड है, तो इसीलिए एसिड 1 एसिड 2 लिख रहे हैं। उधर एक बेस है तो इधर भी एक बेस है ना, इसीलिए इसको बेस 1 और बेस 2 लिख रहे हैं। ठीक, ये एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस है वो, ये बेस है तो वो उसका कंजुगेट एसिड है। अरे मतलब इशारा नहीं कर रहे, देखो ये बेस है तो ये इसका कंजुगेट एसिड है, और ये एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस है, यही कह रहे थे। ठीक, दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे ये H+ यहां से लेगा तो HC≡CH और प्लस ये H दे दिया तो इसके पास बचा OH और वहां से मिला NaOH। अब पकड़ते हैं फिर से वही, ये क्या है वाटर एंड एल्कोहल और लास्ट में आया था कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस हिसाब से देखोगे तो ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और सॉरी ये क्या हो गया वीक एसिड, और ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। रिएक्शन किधर से किधर जा रहा है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, होगा। फिजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा। दोनों टॉपिक समझ में आया। ठीक, वैसे आंसर तो आ गया हम लोगों का, लेकिन अभी भी जैसे हम लोग शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं एक एक ऑप्शन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में।
कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बस आपको लेफ्ट में एक एसिड, राइट में एक एसिड पकड़ना है, और यूजुअली क्वेश्चंस अपने रेंज में ही आएंगे। और अगर आप एसिड में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे कभी कभी तो बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तीसरा ये अपने पास क्या है, फिनॉल। आप ट्रिक को बार बार बोलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये O Na+ है, ये NO2 है, रिएक्शन होगा, यहां O- बनेगा और यहां OHNO2 लगेगा। यार इसमें तो ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, दो एसिड हमको सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक सुंदर सा एसिड ये दिखाई दे रहा है और एक सुंदर सा एसिड ये दिखाई दे रहा है। इधर आ जाओ, तो दो एसिड हमारे पास हो गए। अब यहां ध्यान से देखोगे, O निकलता है, निगेटिव आता है, डीलोकलाइज होता है, यहां पे आता है, डीलोकलाइज होता है, फिर ये बॉन्ड टूटता है और यहां पे आता है। अगर यही चीज यहां देखोगे तो वहां तो कुछ सपोर्ट मिला नहीं, डीलोकलाइज हुआ, यहां आया, यहां से डीलोकलाइज हुआ, यहां आया, और यहां से NO2 ग्रुप का सपोर्ट मिला, तो ये इसके लिए -M का काम करेगा। यानी कि इस एसिड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, इस एसिड की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होगी। यानी कि इसको कहने के लिए कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको कह सकते हो वीक एसिड। तो ये अपना H+ देगा इसको, ये अपना H+ इसको देने वाला नहीं है, क्योंकि इसके देने की टेंडेंसी अच्छी है। तो बैकवर्ड में तो रिएक्शन ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड में रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया? ठीक, लास्ट ये अपने पास सल्फोनिक एसिड का कंजुगेट बेस है, SO3 Na+, और प्लस ये अपने पास बेंजोइक एसिड हो गया। हमको क्या, अपने को तो बस एसिड बेस रिएक्शन से मतलब है। जो एसिड था उसने H दिया और जो बेस था उसने H लिया, रिएक्शन हुआ कंप्लीट। ठीक, अच्छी बात है। तो अब क्या होगा, ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपने पास सल्फोनिक एसिड है। फैमिली वाइज बात करेंगे तो सल्फोनिक एसिड की स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है, क्योंकि इसके पास इक्विवेलेंट आरईएस ज्यादा होते हैं, उसके पास इक्विवेलेंट आरईएस कम होते हैं। तो ये जो है वो ठहरा वीक एसिड और ये ठहरा स्ट्रॉन्ग एसिड, और कभी भी रिएक्शन वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग की तरफ जनरल में नहीं जाता है। हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेप्ट H+ फ्रॉम NH4+ आयन। इसमें से कौन जो है NH4+ आयन से H+ एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, कहना क्या चाह रहा है ये? ठीक, कहना ये चाह रहा है भाई साहब कि इसका रिएक्शन करा दीजिए NH4+ से और बना लीजिए अपना एसिड बेस रिएक्शन का पार्ट। तो ये NH3+ बन जाएगा और यहां से बन जाएगा क्या, अमोनिया। ऐसे ही इसका रिएक्शन NH4+ से करा लीजिए, इससे ये लोन पेयर है ना, ये बेसिक स्ट्रेंथ की तरह बेस की तरह काम करेगा। अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन बेचारा गरीब आदमी इस आशा में घूम रहा है कि कोई मिल जाए जो उसके परिवार को पूरा कर दे। H+ पूरा भिखारी, कुछ है ही नहीं इसके पास, पूरा बर्बाद है, लुटा हुआ है। तो ये क्या खोजेगा, किसी ऐसे को खोजेगा जो इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दान कर दे, डोनेट कर दे। तो है ना, उसी से और कहां जाओगे लेके। यहां आ जाओ, यहां पे NH4+ है, इसके साथ रिएक्ट कराओगे। तो अभी डरो मत, अभी कुछ भी कराओ, बस तुमको क्या मतलब है, जिसके पास लोन पेयर दिख गया उससे दिला दो इसको। अब वो देगा कि नहीं देगा वही तो मुद्दे की बात है। यहां पे NH4+ है, दे दो उसको, यहां जाएगा, ये NH3+ हो गया। अब ये सारी चीजें एग्जाम हॉल में आपको ओरली करनी होती हैं, सीधे सीधे देख के कि ये अपने पास बेस है। और देखो पेपर की बात करोगे तो एक बेस ये अपने पास है, एक बेस अमोनिया है, एक बेस ये अपने पास है, प्रोडक्ट में अमोनिया है, एक बेस ये अपने पास है, प्रोडक्ट में अमोनिया है, एक बेस ये अपने पास है, प्रोडक्ट में अमोनिया है। ठीक है, तो अब ये देखो रिएक्टेंट में ये अपने पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग में लोकलाइज होगा, डिलोकलाइज होगा। अब सोचो हमारे पास ये एक पेन है, हमने ऐसे रखा हुआ है, हमारा कोई दोस्त आता है या स्टूडेंट आता है, कहता सर पेन दे दीजिए, वो पेन उठाएगा और लेके चला जाएगा, क्योंकि हम तो ऐसे इसको रखे हुए हैं।
लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमको मस्ती सूझ रही है, इसको हम ऐसे कर रहे हैं, पूरा लेके घुमा रहे हैं। हाँ, वो आया, अब वो इस हाथ से पकड़ा, हम ऐसे कर लिए, इस हाथ से पकड़ा ऐसे कर लिए, इस हाथ से पकड़ा ऐसे कर लिए। मतलब ये जो कंडीशन था ना, ये कंडीशन था लोकलाइज्ड। ये पेन यहीं पड़ा हुआ है, लोकलाइज्ड फॉर्म में है। और ये जब हम ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। तो इस पेन का रिमूवल आसानी से कब होगा, जब लोकलाइज्ड होगा। तो देखो अमोनिया में जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, और यहां पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। इसका डोनेशन अच्छा होगा, मतलब ये स्ट्रांग बेस होगा, और ये कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। तो वीक बेस से स्ट्रांग बेस की तरफ रिएक्शन होने वाला नहीं है। यहां आ जाइए, फिर से वही, ये खूब सारा डिलोकलाइज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, डिलोकलाइज नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या है, अच्छा बेस है, ये इससे पुअर बेस है, तो ये भी रिएक्शन होने वाला नहीं है। यहां आ जाओ, ये अपने पास लोन पेयर है, लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर भाई साहब एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जा रहा, पूरा घूम जा रहा है। ठीक है, जैसे बच्चे कुछ खेला खेल रहे हैं इस तरह से, यहां बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के साथ ये भाग रहे हैं, ये पूरा सर्कल बना हुआ है, एक दूसरे के साथ खटाखट 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 भाग रहे हैं। यार वो गेम थोड़ी ना छोड़ेंगे अपना। अब कोई आएगा चलो, कहेगा नहीं जाएंगे, और मारेगा भी दौड़ा के, कहेगा नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इस पूरे साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा है, और वो अपनी साइकिल को तोड़ने वाला नहीं है। वैसे ये जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। पहली गलती तो जिसने निकाला उसकी है कि वो निकाला क्यों, लेकिन ठीक है, अनजाने में हो गया, लिख दिए। तो वो तो गलती से मत निकालना, माने ये पुअर बेस नहीं है, इसको बेस कहना भी गलत है। बेस बोलना भी इसके लिए सम्मान की बात नहीं, अपमान की बात है। इसको कोई बेस कहेगा तो नाराज हो जाएगा। तो ये स्ट्रांग बेस हो गया, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मतलब संभावना ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते हो। यहां आ जाओ भाई साहब, ये बैठे हुए हैं लोन पेयर, और इनको घर से धक्का दिया जा रहा है, घर पे बैठे चुपचाप, घर वाले कह रहे जाओ यार घूम टहल लो थोड़ा सा। तो इस लोन पेयर को अंदर से प्रेशर बन रहा है कि आपको बाहर जाना है, तो इसकी डोनेशन टेंडेंसी अच्छी होगी, इसकी डोनेशन टेंडेंसी कम होगी। ये होगा स्ट्रांग बेस, ये होगा वीक बेस, और ये रिएक्शन हो जाएगा। अब सेम चीज को अगर एग्जाम हॉल में करना हो विद इन सेकेंड्स, तो इन दोनों में बात करोगे तो ये क्या होगा, स्ट्रांग बेस, रिएक्शन नहीं होगा। इन दोनों में बात करोगे ये क्या होगा, स्ट्रांग बेस, रिएक्शन नहीं होगा। इन दोनों में बात करोगे अमोनिया क्या होगा, स्ट्रांग बेस, रिएक्शन नहीं होगा। इन दोनों में बात करोगे तो अमोनिया क्या होगा, वीक बेस, रिएक्शन हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। लेकिन उसके पीछे का जो फीलिंग है वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब कैसे हो रहा है। विद इन सेकेंड्स भी ये क्वेश्चन से जो 10-15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको मुश्किल से 2 से 3 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है, बट आपको पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना भी है ना, आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी बातें आप अब देखो, बेसिक स्ट्रेंथ भी हम पढ़ाने वाले तो नहीं थे अभी इस लेक्चर में, लेकिन इसमें भी ठीक ठाक हो गया। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या समझ में आया, अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है, वो अगर डीलोकलाइज्ड है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है, लोकलाइज्ड है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अगर एरोमेटिसिटी का हिस्सा है तो बेस बोलना उसके लिए क्या है, अपमान की बात है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ओके। तो अगला क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल आइसोमर इज, अति सुंदर। क्या पढ़ाया गया था, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक देन मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड या नॉर्मल बेंजोइक एसिड। तो किस ऑप्शन में आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, दूसरे ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में अगर आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होगी। पूछा क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा था, वो तो सॉल्व हो गया यार। ठीक है, मजा लेते हैं अभी भी। और अब देखो यहां पे भी आर लगा है, वहां पे भी आर लगा है, दोनों में जो आर्थो इफेक्ट होगा वो बराबर होगा। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, ये Cl माइनस आई लगाएगा, प्लस M इसका इफेक्टिव नहीं होता है, माइनस आई कंसीडर करते हैं, यहाँ माइनस आई लगाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जितना पास उतना स्ट्रांग, जितना दूर उतना वीक। तो यहाँ पे ठीक ठाक इस एनायन की स्टेबिलिटी को ये बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास करेगा ज्यादा, और ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास तो करेगा लेकिन बढ़ा नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छी बात, अति सुंदर। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका हो गया, ए का, ए के बाद किसका हो गया, सी का। ये तो आर्थो इफेक्ट दूर दूर तक यहां पे लगने वाला नहीं है,
और ऑर्थो इफेक्ट ही सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, तो ये कहां जाएगा? सबसे लास्ट में जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट मतलब हमको लिख के चलना होता है ना, वो स्टेटमेंट आप प्रॉपर अपनी सीट पे लिख सकते हो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर स्टेबल देन द पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और नॉर्मल बेंजोइक एसिड। ठीक है ना? तो ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल? तो फिजिबल रिएक्शन की बात हो रही है। अब फिजिबल के बजाय और क्या हो सकता है? स्पॉन्टेनियस भी कर सकते हैं हम लोग। तो फिर से कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रॉन्गर से क्या जाना चाहिए? वीकर की तरफ जाना चाहिए, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ, या तो स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ। तो अब अगर हम लोग बात करें यहां पे सबसे पहले एसिड बेस के बारे में, तो देखो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ अपने काम आएगी। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जैसे ये अपने पास लोन पेयर है। अब अगर बात करें हम लोग इस लोन पेयर की, तो ये लोन पेयर जो है, लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड लोन पेयर। अब एक चीज सोचो यार, ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, एरोमेटिक कैरेक्टर का हिस्सा है। इसका मतलब वो लोन पेयर बाहर जाने वाला नहीं है, डोनेट होने वाला नहीं है ना, कंप्लीटली डिलोकलाइज है। और अगर डोनेट नहीं करेगा तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नहीं, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नहीं तो एसिड बेस रिएक्शन होगा नहीं, यानी कि पहला वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन, हमारे पास ये एक बेस हो गया और यहां हमारे पास एक बेस हो गया, ये जो H+ वाला स्पीसीज है ये एसिड हो गया हम लोगों के पास, ठीक, और ये भी एसिड हो गया। तो अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ से नॉर्मली चेक करें तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा? ये वाला जो लोन पेयर होगा ये रिंग के अंदर डीलोकलाइज होगा। क्या होगा? डीलोकलाइज। और अगर ये रिंग के अंदर डीलोकलाइज होगा तो जो इसका डोनेशन होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे अगर ये हमारे पास पेन है, इस पेन को हम ऐसे नॉर्मली रखे हुए हैं तो ये आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है, बट अगर इसको हम ऐसे कर रहे हैं इस तरह से तो ये आसानी से जाने वाला नहीं है। हमारे हाथ में डीलोकलाइज है, कोई यहां आएगा कि ले जा रहे हैं, यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर अगर ज्यादा होगा तो जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे डीलोकलाइजेशन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? लोकलाइज। ऐसे पड़ा हुआ आसानी से चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा हो गया वीक बेस और इसके कंपेयर में ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस, और रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने वाला नहीं है। वेरी गुड। यहां पे आते हैं, ये लोन पेयर कोई दिक्कत नहीं, ये तो पूरा कंजुगेशन में है ना, तो ये लोन पेयर कंजुगेशन का पार्ट नहीं है। इस लोन पेयर की बात करेंगे, भाई बेस तो यही है ना, और इसमें बेस ये है, ये आपका एसिड और ये आपका एसिड है। तो यहां पे अगर लोन पेयर की बात करेंगे तो ये लोन पेयर जो है किसका हिस्सा है? एरोमेटिसिटी का। आप साथ में बोलेंगे ना हमारे तो बहुत अच्छा मजा आएगा आपको फिर। तो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, और जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी का हिस्सा है अगर उसको निकालने जाओगे तो बहुत मारेगा फिर, है ना, कहेगा हम एकदम मतलब इसमें घुल मिल गए हैं, पूरा हिलने वाले नहीं है यहां से। तो फिर से यार ये लोन पेयर, ये वाला जो लोन पेयर है वो नहीं निकलने वाला है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये वीक बेस होगा, और ये क्या होगा उसके मुकाबले? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और वीक स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएंगे तो रिएक्शन फिजिबल होगा। तो फिर से यार आंसर तो हम लोग आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर भी अभी भी ट्राई करेंगे। इसके बाद इसकी बात करेंगे। यहां देखो NH2+ है अपने पास, और यहां देखो NH3+ है। यहां पे जो है अगर हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे है, और यहां पे अगर बात करेंगे तो किसके ऊपर है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे है। तो कहां से आसानी से निकलना चाहेगा? sp3 वाले से आसानी से निकलना चाहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू किसके? sp2 वाले से। ठीक, तो यहां से आसानी से अगर ये निकलेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? अच्छी होगी, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होगी, यानी कि वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो जाएगा वीक एसिड। दूसरी चीज भी है, हम लोग बेस वाले से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे यहां पे लोन पेयर और यहां पे लोन पेयर है, तो ये वाला लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड, ये वाला लोन पेयर भी क्या है, डीलोकलाइज्ड, दोनों सेम ही है एक तरह से ये। लेकिन हाँ यहां पे अगर देखेंगे तो ये लोन पेयर क्या हम लोगों का, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यानी कि ये लोन पेयर मूव करने वाला नहीं है। और आप यहां ध्यान से देखोगे अगर इस और इस पार्ट में, तो हम लोगों का बेसिक प्रॉपर्टी में यही वाला लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है, और ये लोन पेयर क्या हम लोगों का लोकलाइज्ड है। और यहां पे लोन पेयर देखोगे, इसको देखो, ये वाले में, इस वाले में ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है और इस वाले में ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहां वाला लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है तो डोनेट अच्छे से नहीं होगा, और यहां वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब ये लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, और यहां पे लोन पेयर क्या है, कंजुगेशन में नहीं है। इसका मतलब इसका डोनेशन अच्छा होगा, इसका डोनेशन उतना अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया वीक बेस और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिर से रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो एसिड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बेस से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल हो वो ज्यादा बेटर है अपने लिए। समझ में आ गया? हाँ, एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने में और मजा आएगा अभी जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ लेंगे अगले वीडियो में, तो फिर मजा आएगा इसमें, है ना, आपको और ज्यादा फील आएगा। वैसे तो ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन करोगे कि सर ये तो स्ट्रांग वाला बेस है ना, वो तो अपने आप हो जाएगा फिर। बहरहाल अभी के लिए तो इतना ही इसमें काफी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिक्रीजिंग के ऑर्डर। यार परेशान नहीं होना, के ऑर्डर मतलब अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे के का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और उसी का ऑर्डर कौन हो जाएगा, के का ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो बेटा, पहले वाले ऑप्शन में क्या है, CH4 NH3 H2O और HF। अब इसमें क्या है, हमने बताया था यहां से बनेगा आप लोगों का CH3 माइनस, यहां से बनेगा NH2 माइनस, यहां से बनेगा OH माइनस, यहां से बनेगा F माइनस। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, F माइनस की, उससे कम, OH माइनस उससे कम, NH2 माइनस सबसे कम, CH3 माइनस। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये ऑर्डर है हम लोगों का के का, यहाँ के बढ़ेगा क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अभी हमने इसको पढ़ा भी है, फिर से पढ़ लिया, फिर से लिख लिया, फिर से समझ लिया। अब ये क्या कह रहा है यार, CH4 का के बोल रहा है कि यार बहुत ज्यादा है, ये तो पूरा पूरा झूठ हो गया ना। ठीक है, बी ऑप्शन एनालाइज करें, CH3OH CH3NH2 CH3F CH3CH3। तो अगर यहां से हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH3O माइनस, दूसरे वाले से निकालेंगे तो CH3NH माइनस, तीसरे वाले से निकालेंगे तो CH3 माइनस, चौथे वाले से निकालेंगे तो CH3CH2 माइनस। ये हम लोगों का हो गया। ठीक, अब स्टेबिलिटी की बात करें, यहां निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, यहां निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, यहां निगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, ये दोनों में निगेटिव चार्ज सेम है, निगेटिव चार्ज सेम है, तो किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करते हैं। याद है ना, चार्ज साइज, यानी कि जब एक ही एटम होता है तो वहां पे कौन सा इफेक्ट फिर अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे अच्छी स्टेबिलिटी O माइनस की, फिर NH माइनस की, कार्बन कार्बन दोनों पे निगेटिव है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा वहां स्टेबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज क्या होता है, हाँ दुख होता है, और दुख में दुख और आएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक, आप भी साथ में बोलेंगे, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ऐसी होगी, यानी कि ये वाला जो ऑर्डर है ये सही है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर है, तो ये बात हमारी सही हो गई। तो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, आंसर तो आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, वो कह रहा है नॉट करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ तो ठीक है, पहला ही ऑप्शन आ गया ना आंसर, यार ये सही है, पहला ऑप्शन आंसर आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है पेपर में। लेकिन प्रैक्टिस करते टाइम ये हमारे पास 4 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन नहीं है, 4 अलग अलग क्वेश्चन है। सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट में HI HBr HCl और HF, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। I माइनस का साइज बड़ा है, Br का उससे छोटा, Cl का उससे छोटा, F का बहुत छोटा। अब यहां पे अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, यानी कि डिस्पर्जन ज्यादा होगा, डिस्पर्जन ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
तो जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो इतनी सारी बातें या तो आप लिख लीजिए अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में, या तो बोल लीजिए एक बार। इससे क्या होगा, वो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक, आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसे क्या होता है, एक एक ऑप्शन को एनालाइज करने से क्या प्रॉफिट होता है, जब आप अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मेंस से एडवांस की तरफ आते हैं, तो आपको पता है कि सिंगल करेक्ट से ज्यादा टफ होता है मल्टी करेक्ट। और मल्टी करेक्ट बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं, उनका ये बेसिक अप्रोच, वो ना शुरू से प्रैक्टिस करते हैं, एक आंसर आ गया आगे बढ़ो, एक आंसर आ गया आगे बढ़ो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को मल्टी करेक्ट टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस एनालाइज कर रहे हैं, तो जो भी सही होगा हम लोग आंसर दे लेंगे। ठीक है, इसके पास आ जाओ। PHOH मतलब PHO माइनस, दूसरा O माइनस, तीसरा C2H5O माइनस, और चौथा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब यार एक चीज देखो, सबसे पहले शुरू के 3 ऑप्शन में ऑक्सीजन पे निगेटिव है और लास्ट वाले में कार्बन पे निगेटिव है। किस पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब शुरू के 3 में ऑक्सीजन एक साथ आ गया। अब यहां देखो, यहां पे जो है O माइनस PH है, हम जान रहे हैं, आपको आ रहा है, याद है सब कुछ। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसके 5 अलग अलग RS बनेंगे। ठीक है, अब यहां पे तो नॉर्मल है, और दूसरे तीसरे वाले में देखोगे तो C2H5O माइनस है। अब ये प्लस आई ग्रुप की तरह काम करेगा, प्लस आई की तरह काम करेगा, तो स्टेबिलिटी घटाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा तो तीसरे नंबर पे जाएगा। तो स्टेबिलिटी देखोगे तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स पढ़ा है, तो स्टेबिलिटी का ही प्रॉब्लम ये। मतलब अगर ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यही ऑर्डर क्या होगा इनके, KA का भी होगा। यानी कि पहला ऑप्शन हम लोगों का इनकरेक्ट और बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट। आगे समझ में, ठीक है। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते थे ट्रिक के थ्रू। सबसे पहले फिनॉल आया था, फिर वाटर आया था, फिर इथाइल अल्कोहल आया था, और फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आया था। मतलब डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ये भी ऑर्डर हमने याद किया था, ये भी ऑर्डर हमने पढ़ा था। तो आसान होगा आपके लिए, ऐसे एनालाइज करके के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, एक एक करके एनालाइज करेंगे। ये अपने पास COO माइनस है, यहां पे CH2 का होल ट्वाइस है, और ये अपने पास COOH है। अगर यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये ग्रुप जो होगा इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, माइनस आई की तरह काम करेगा और अच्छा इफेक्ट लगाएगा। इसी तरह से यहां देखेंगे अगर हम लोग, CH2 का होल ट्वाइस, COO माइनस, और यहां पे NH3 प्लस। अब ये ग्रुप किसका काम करेगा, ये भी माइनस आई का काम करेगा। डिस्टेंस क्या है, सेम। नंबर क्या है, सेम। डिस्टेंस मतलब देखो CH2 का होल ट्वाइस, CH2 होल ट्वाइस। नंबर मतलब ये भी एक है, ये भी एक है। तीसरे में आ जाओ, फ्लोरीन, CH2 का होल ट्वाइस, COO माइनस। चौथा आ जाओ, ये भी माइनस आई लगाएगा, डिस्टेंस सेम है, CH3, CH2 का होल ट्वाइस, COO माइनस। ये क्या लगाएंगे, अब ये लगाएंगे प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ देंगे। अब अगर माइनस आई की बात करें हम लोग, तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा, माइनस आई सबसे ज्यादा होगा NH3 प्लस का। उससे कम किसका होगा, COOH का। उससे कम किसका होगा, फ्लोरीन का। ठीक, तो जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा उसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ये दुख। अब ये दुख अगर बटेगा, ये दुख जो है निगेटिव चार्ज रूपी दुख जो है, अगर वो बटेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्पीशीज रिलैक्स फील करेगा। तो यहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इसका पावर सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे COOH आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और यहां पे स्टेबिलिटी घटेगी। तो ऑर्डर क्या होगा हम लोगों का, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ B का होगा, फिर A का होगा, फिर C का होगा, फिर D का होगा। बट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन तो आपका ये आ गया, लेकिन आप पढ़ के ये गए हो, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बना दिया गया।
तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो सोचो जिस तरह से प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, अगर हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए 62, हर एक क्वेश्चन को हम अलग अलग तरह से एनालाइज कर रहे हैं, मतलब ये 150 प्लस क्वेश्चंस के बराबर है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में अच्छे से आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका आंसर आया है तो बहुत अच्छा, ठीक है। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ के ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आप ट्राई करते हो पॉज करके, बहुत अच्छी बात। के की बात कर रहा है वो, अगेन अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या कहा था, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू बेंजोइक एसिड एंड पैरा एंड मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो ये तो मिल गया यार यहां प्यारा सा आर्थो इफेक्ट। तो अगर ये आर्थो इफेक्ट वाला क्वेश्चन मिल गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे अच्छी होगी। फिर बात करते हैं बाकी सारे स्पीसीज की, टेंशन नहीं लेना है। ये COO माइनस है, ये OCS3 है, OCS3 के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इसके थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा। अब ये दुख है और ये दुख देने वाला है। पहले से CO माइनस के पास दुख था ढेर सारा, टेंशन था ढेर सारा, अब OCS3 सॉरी ये मेटा पोजीशन पे है, और अगर ये मेटा पोजीशन पे है तो प्लस एम यहां पे नहीं लगाएगा, क्या लगाएगा, -I लगाएगा। तो रुकते हैं 1 मिनट के लिए, देखो फिर से देखेंगे। यहां पे हमारे पास COO माइनस है, हमने आपको पढ़ाया था किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो रेजोनेंस लगेगा वो कहां पे लगेगा, या तो आर्थो पोजीशन पे लगेगा या तो पैरा पोजीशन पे लगेगा। अब यहां पे जो OCS3 है ये मेटा पोजीशन पे है तो किसकी तरह काम करेगा, -I की तरह, मतलब इसके दुख को अपने पास बुलाने का प्रयास करेगा, ठीक। तो इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। दूसरे नंबर पे बात करें अगर हम लोग, ये अपने पास COOH है, कुछ नहीं है मतलब अच्छा है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे COO माइनस है और यहां NO2 लगा हुआ है। फिर से अगर यहां पे NO2 लगा हुआ है तो ये दुख कम करने वाला स्पीसीज है, और अगर दुख कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जो NO2 का -I होता है वो OCS3 के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, ठीक है। NO2 का -I OCS3 के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तो ये दुख ज्यादा घटाएगा, दुख ज्यादा घटाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। वेरी गुड। अब आगे, ये तो भाई साहब सारे दुख हरने वाले हैं। कैसे, ये -M लगाएगा COO माइनस के लिए, और अगर ये -M लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की कम करेगा, और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी खूब ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आया, क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और यहां पे किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू, और अगर रेजोनेंस के थ्रू हो रहा है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अब वो तो भाई साहब अंबार लगा हुआ है बढ़ने का, है ना, दुख ही खत्म कर दिया इसका इस तरह से। तो सबसे अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, पांचवें वाले का, पांचवें वाले से कम किसका होगा, चौथे वाले का, चौथे वाले से कम किसका होगा, तीसरे वाले का, तीसरे वाले से कम किसका होगा, पहले वाले का, और पहले वाले से भी कम किसका होगा, दूसरे वाले का। ऑप्शन से अब मैच करेंगे, 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, बहुत सुंदर, ठीक है। ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गया। हाँ, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात। अब ये सारी चीजें देखो, जब आप 12th में जाओगे तो 12th में आपके पास एक चैप्टर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, वो एसिड है, तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कशन होगा। तो जब वहां पे आप जाओगे तो ये सारे सेगमेंट्स आपके पहले से कंप्लीट होंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है 12th में, ठीक। लेकिन तभी आएगा जब ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है।
आपका भी आंसर सही रहा होगा क्योंकि सब कुछ आप पढ़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, फिर से वही पुराना हिसाब किताब। यहां पे COO माइनस आ गया, ये OPH है, पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो जो स्टेबिलिटी होगी, दुख था ही, दुख और बढ़ा रहा है तो स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। दूसरे नंबर पे COH है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल है, कहीं से कोई नहीं, न प्लस आई न माइनस आई, न प्लस M न माइनस M, बहुत अच्छा, सुकून में है। दूसरा यहां पे हमारे पास COOH है और यहां पे हमारे पास OH है। अब हम लोग बात करें इसमें फिर से, ये अपने पास COO माइनस है, यहां पे OH है। अगर प्लस M की बात करेंगे तो प्लस M किसका ज्यादा होता है, OH का ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू किससे, OR के या OPR के। अच्छा एक चीज समझो, अब बच्चे थोड़ा सा यहां से फंसते हैं, यहां पे OR भी नहीं लिखा हुआ, OPH लिखा हुआ है। टेंशन किस बात का है? अब बच्चे परेशान, सर ज्यादा किसका होगा? आपका क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। वो होता OH और OR तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है आपको। आपके क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं परेशानी है? ये आपके पास पाई बॉन्ड, अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको इधर भी जाना है और इसी लोन पेयर को इधर भी आना है। यहां पे क्या है लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा। सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, और दो अलग अलग डायरेक्शन है, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने की कैपेसिटी होगी, डिस्टर्ब हो गया ना, ये जो है डिस्टर्ब हो गया, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर जा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है उधर की तरफ, और ये प्रॉपर फोकस कर रहा है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आने वाली है और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम जाएगी, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उसके मुकाबले ज्यादा होगी, उसके मुकाबले, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। समझ में आया? तो आप लोगों के लिए इसका कोई चक्कर नहीं था, ये अच्छी चीज है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाए। वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, क्योंकि इसमें इफेक्टिव कंजुगेशन सिर्फ इधर नहीं हो रहा, इधर भी हो रहा है, और उसमें इफेक्टिवली कंजुगेशन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है। तो फिलहाल दूसरे वाले में कोई दुख देने वाला नहीं है, उसके बाद पहला वाला आधा अधूरा दुख दे रहा है, और फिर तीसरा वाला। समझ में आ गया? कुछ भी याद नहीं करना है पहले से, मतलब कि सीरीज आपको याद हो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक एक्सप्लेनेशन से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आंसर आया था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा आप लोग। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अपने को क्या एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, इस ग्रुप की, हमने बताया था ना, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप टाइप का। यहीं से तो हाइड्रोजन निकालोगे, और कहां से निकालोगे? यहां से निकालोगे। बेवकूफी नहीं करना हमको। क्यों नहीं करना है? यहां से निकालेंगे तो ये इन लोगों का स्नेह और प्रेम मिलेगा, थोड़े परेशान रहेंगे, घर पे रहेंगे तो बाबा सब कुछ चीजें मैनेज हो जाएंगी, एक दूसरे से शेयर करेंगे अपनी बात। ये रहे बाबा, ये रहे दादी, और ये रहा निगेटिव चार्ज। परेशान था, बाबा से बात कर लिया, फिर परेशान था, इधर भी चला गया। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। सिमिलरली यहां यार बाबा दादी जो भी हैं अपने मस्त हैं ये लोग, ये लोन पेयर इसके साथ चला गया, तो ये एस्टर का जो ग्रुप है वो भाव नहीं देता है बगल वाले, कहता है यार हम खुश हैं। तो ये कहता हमको नहीं चाहिए किसी का दुख और सुख, हम अपने आप में खुश हैं। ठीक है भाई, खुश हैं, कोई बात नहीं है। तो इधर से जाएगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इसके साथ ज्यादा जा रहा है। एस्टर का ग्रुप अपने आप में ही मस्त रहता है। बाकी अगर इसकी बात करें हम लोग, ये यहां पे आएगा निगेटिव चार्ज, फुल फोकस, सीधे इसी के पास बस जाएगा और किसी के पास नहीं जाना है इसको। तो एक के पास ये जा रहा है, मतलब ये जो है इसके साथ पूरा लगा हुआ है। साथ में थोड़ा सा इसका भी इंपैक्ट है, दूर से फोन पे इसको संतुष्टि दे रहा है, साथ में है, माइनस आई लगाएगा।
ठीक है, अच्छा खासा स्टेबलाइजिंग है, लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम है। ये दो दो तरफ मतलब तीन तीन आरएस बनेंगे, वहां सिर्फ 2 आरएस बनने वाला है। यहां आ जाते हैं, ये CO हो गया, यहां पे ये आ गया, यहां पे निगेटिव चार्ज COOCH3। फिर से वही बात, ये भाई साहब इनको किसी की जरूरत नहीं है, लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, लेकिन फिर भी एक तरफ ये जा रहा है, फिर ये इस तरफ आ रहा है, 3 आरएस बने। थोड़ा बहुत लिटिल बिट एक्सटेंट होगा इसके साथ भी, तो थोड़ा एक और आरएस बनने की पॉसिबिलिटी है। साथ में ये -I भी तो लगाएगा। तो पहले और चौथे को ध्यान से देखो, दूर से, सीट में तो पास देखना पड़ेगा ना, यहां दूर से देखो, ये हो गया पहला, वो हो गया चौथा। ये फीचर दोनों में सेम है। वो तीसरा फीचर नया है। दो तो मिल ही रहा है, ये दोनों तो वो दे ही रहा है, एक थोड़ा सा -I का इफेक्ट दे रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? चौथे वाले की। उससे थोड़ी सी कम किसकी होगी? पहले वाले की। दूसरे तीसरे में देखें, वो फुल फोकस दे रहा है -M वाला, पूरा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहा है अपना, मतलब दुख अच्छे से उसका सुन रहा है। ये कह रहा है थोड़ा बोलते रहो, सुनते रहेंगे, और इधर आनंद में है ये। ठीक है, तो सबसे अच्छा स्टेबलाइज कौन करेगा फिर इस हिसाब से? तीसरा वाला। और सबसे लास्ट में कौन होगा? दूसरा वाला, क्योंकि निगेटिव को ये भाव ही नहीं दे रहा है। समझ में आ गया? तो जो निगेटिव की स्टेबिलिटी होगी वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो 2 3 1 4, कहीं दूर दरातर दिख रहा है क्या? 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर DP सर। ठीक है, समझ में आ गया? करेक्ट था? ओके, ठीक। नेक्स्ट, तो हम ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट 66, आइडेंटिफाई करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं इन्हीं को रिमूव करना है। इसके करेस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है? एनायन बनाना है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहां पे नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन आ गया, और यहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक, और इसमें निगेटिव चार्ज। अब स्टेबिलिटी चेक करते हैं अगेन, तो क्या होगा यहां पे? अब देखो, ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है इसके साथ, यानी कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। और कितने आरएस मिल रहे हैं इसके? 2 आरएस मिल रहे हैं। इसकी बात करोगे तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा 2, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा 3। तो इसके पास कितने आरएस मिले? 3 आरएस मिले। तो ये तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी बात अगर हम लोग करें, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो यहां पे भी 3 आरएस मिल रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो लोन पेयर है वो भी इधर आ रहा है। इसका मतलब ये जो रेजोनेंस है ना, इसका वाला रेजोनेंस, ये इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है, नॉट इफेक्टिव। इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो इसका रेजोनेंस उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, एक बार इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो आप ऐसे समझो, अगर थोड़ा बहुत मतलब डेटा लेके कर लिया जाए तो ये 50% इसके साथ जा रहा है, 50% इसके जा रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन आरएस तो बनेंगे ना 3, इसके आरएस कितने बनेंगे? 3, और इसके आरएस 2, बट ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है तीसरे वाले से, और तीसरा वाला ज्यादा स्टेबल है किससे? पहले वाले से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 3 1। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग पहले ट्राई करेंगे देख के, फिर हम सॉल्व कराते हैं। ये अपने पास आ जाएगा ऑक्सीजन, यहां पे निगेटिव चार्ज, ये अपने पास निगेटिव चार्ज, और यहां पे ऑक्सीजन और सल्फर, ये यहां पे निगेटिव चार्ज, और यहां पे सल्फर और सल्फर। ठीक है, अब देखो, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? -I। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये -I, सल्फर भी क्या लगाएगा? -I। सल्फर और सल्फर, -I। किसका -I अच्छा? ऑक्सीजन का। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस यहीं फंस जाते हैं हम लोग। इस हिसाब से देखोगे तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन भी बड़े प्यारे बनाए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, और टिक करके घर चले आएंगे पेपर में, और गलत हो जाएगा आंसर। कैसे? क्योंकि बेटा ये जो सल्फर है,
ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के पास होता है, इतना दिमाग नहीं चलता पेपर में, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर d ऑर्बिटल होंगे तो वहां पे क्या होगा, d ऑर्बिटल होंगे तो वहां पे रेजोनेंस होगा। कौन सा? d ऑर्बिटल रेजोनेंस, और एक एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, निगेटिव अल्टरनेट वैकेंट ऑर्बिटल इधर और सिमिलरली निगेटिव अल्टरनेट डबल बॉन्ड इधर, तो दो तरफ से ये d ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा है, ये एक तरफ से d ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा है। तो अब d ऑर्बिटल रेजोनेंस का भी एक एग्जांपल हम लोगों को मिला। तो यहां से अगर देखेंगे तो किसका ज्यादा होगा स्टेबिलिटी? तीसरे वाले का, उससे कम दूसरे वाले का, सबसे कम पहले वाले का। तो यार ये तो उल्टा हो गया ना, 1 2 3 सोच के गए थे, 3 2 1 पेपर में सही हो गया, तो आंसर क्या होगा? 3 2 1। ठीक है, समझ में आ गया? करेक्ट था आप लोगों का, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है अब बेसिक स्ट्रेंथ, हम लोग इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगेन बेटा आपको सब कुछ अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, क्वेश्चंस आपके अब करेक्ट होना शुरू हो गए हैं, तो फिर से बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट में लिखेंगे थैंक यू एमएससी सर एंड टी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किस टॉपिक के साथ? बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। ठीक, थैंक यू।